हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राह्मी एकेडमी। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मध्य प्रदेश। हम संपूर्ण मध्य प्रदेश को एमसीक्यू के फॉर्म में कंप्लीट करेंगे। ये आपका रिवीजन टाइप का रहेगा। जितनी भी चीजें आप पढ़ चुके हैं प्लस जितनी भी नई चीजें ऐड हुई हैं, हम सारी चीजें इंक्लूड करते हुए चलेंगे। साथ ही साथ जहां पे भी जरूरत पड़ेगी वहां पे मैं आपको ट्रिक के माध्यम से याद भी कराते चलूंगी। आपके पहले सिलेबस में जितनी भी चीजें रही होंगी मध्य प्रदेश से संबंधित 4 से 5 यूनिट रहे होंगे, लेकिन अब आपको भी पता है नए सिलेबस में एक यूनिट और बढ़ गई है। मतलब आपके 10 जो क्वेश्चन है वो और बढ़ा दिए गए हैं मध्य प्रदेश में। तो कौन कौन सी यूनिट है? आपका 2, 4, 5, 6, 8, 10। आपकी ये जो 6 यूनिट्स हैं वो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश से संबंधित है। मतलब आप सोच रहे हैं, जानते ही हैं कि कितना ज्यादा वेटेज है आपके मध्य प्रदेश का एमपीपीएससी प्रीलिम्स में। तो इसलिए हमें सबसे ज्यादा, मतलब आपको जरूर हमेशा लगेगा कि एमपी तो हमारी पढ़ी है, याद है सारी चीजें, लेकिन आप ये भी नोटिस करेंगे कि एमपी के क्वेश्चन ही आप ज्यादा गलत करके आ रहे हैं और इसका वेटेज इतना ज्यादा है कि आप इसका मतलब इसको कम आंक नहीं सकते। आपको पूरा का पूरा मध्य प्रदेश बहुत अच्छे तरीके से कवर करना पड़ेगा। तो हमने सीरीज स्टार्ट करी है एमसीक्यू की। यहाँ पे हम सारे जितना भी मध्य प्रदेश के जितनी भी यूनिट 6 यूनिट हैं सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और मैं आपको समझाते चलूंगी, जरूरत पड़ी तो याद भी कराऊंगी ट्रिक के साथ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ब्राह्मी एकेडमी का एप्लीकेशन है, यहाँ पे आपको बैचेस मिल जाएंगे, बहुत सारे प्रीलिम्स के क्रैश कोर्सेज भी हैं, टेस्ट सीरीज भी है। यहाँ पे मैंने खुद से टेस्ट सीरीज बनाई है, साथ ही साथ प्रीलिम्स में बहुत अच्छे तरीके से बिल्कुल टॉपिक वाइज हर एक चीज मैंने वहां पे कवर कराई है। तो आप जरूर वहां पे जाके देखें। ब्राह्मी एकेडमी का एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा। साथ ही साथ सारी पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। ब्राह्मी एकेडमी के नाम से आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। कोई भी डाउट है, अगर कोई भी इंक्वायरी है तो आप इस नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आपका क्वेश्चन है सत्य कथन बताइए, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। यहां पे आपको सबसे पहले बताना है पिथौरा चित्रकला का संबंध भील जनजाति से है। पिथौरा पेंटिंग इज रिलेटेड टू भील ट्राइब। अगर आप पेंटिंग की बात करेंगे जो कि ज्यादा फेमस है, आप बार बार पढ़ते हैं, तो एक आपकी हो गई भील की भील चित्रकला, एक हो गई आपकी गोंड चित्रकला, ठीक है, गोंड चित्रकला, और एक हो गई आपकी बैगा चित्रकला। ये 3 चित्रकला आप पढ़ते हैं और इन तीनों में अलग अलग लोगों को पद्मश्री भी मिल चुका है, तो इसलिए ये तीनों तो आपको याद रखनी है। तो गोंड चित्रकला और बैगा चित्रकला में आप देखेंगे नाम जो है ऐसा ही मिलता है आपको, गोंड चित्रकला, बैगा चित्रकला। लेकिन जब हम भील चित्रकला की बात करते हैं तो वहां पे आपको एक नाम मिलता है, वो है पिथौरा। पिथौरा भित्ति चित्रकला आपको मिलेगा जो कि भील जनजाति से संबंधित है। बिल्कुल सही है, भील भिलाला जो उपजाति है भील की, वहां पे भी आपको क्या मिलेगा? पिथौरा चित्रकला मिलेगा। पिथौरा चित्रकला जो है वो आपके किससे संबंधित है? धार्मिक कार्यों से संबंधित है। धार्मिक कार्यों से, है ना, धार्मिक मतलब बहुत इसको इंपॉर्टेंट माना जाता है आपके पिथौरा भित्ति चित्रकला को। यहाँ पे जो आपके पिथौरा भित्ति के कलाकार हैं उनको लखींद्रा कहते हैं। पिथौरा पेंटिंग इज रिलेटेड टू भील ट्राइब और पिथौरा आर्टिस्ट आर नोन एज लखींद्रा। तो आपको बताना है इसमें से सत्य कथन। तो ये याद रखिएगा, कहीं कहीं पे लखींद्रा की जगह आपको लखाड़ा भी मिलेगा। अब वही है, मतलब आपको भी पता है कि जब हम एक गांव से दूसरे गांव भी जाते हैं तो कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो अपभ्रंश हो जाते हैं, थोड़ा चेंज हो जाते हैं। सेम ऐसे ही कहीं पे आपको लखींद्रा मिलेगा, कहीं पे लखाड़ा मिलेगा। तो याद रखिएगा, जो आपकी भील जनजाति है उनमें से भी जो लोग पिथौरा चित्रकला करते हैं, पिथौरा पेंटिंग करते हैं, उन्हें लखींद्रा या लखाड़ा कहते हैं। स्पेशली मेल जो हैं वो करते हैं ये चित्रकला, है ना, धार्मिक चीजों से रिलेटेड है। सत्य कथन हो गया आपका 1 और 2 दोनों। ठीक है, समझ आया ये आपको? याद रखिएगा यहाँ पे पिथौरा हम एक पढ़ेंगे परधौनी नृत्य। जब हम नृत्य की बात करते हैं तो आपका एक बैगा नृत्य आता है, उसके अंतर्गत आता है परधौनी। तो मैंने आपको रिलेट कराया है कि बैग हम लेकर चलेंगे, उसके अंदर अपना परधौनी या परदनी लेके चलेंगे। सेम ऐसे ही आपको याद रखना है भील के लिए कि जो आपकी भील जनजाति है वो क्या करती है? पिथौरा। पिथौरा को आप मतलब चाहें तो यहाँ पे पत्थर भी कर सकते हैं, ठीक है, सिंपल सा अगर आप बनाना चाहें तो पत्थर पे पेंटिंग करती है अपनी भील जनजाति, इससे रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे मैंने अभी इस क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता था कि कौन सा आपका जनजातीय व्यक्तित्व है जो पिथौरा चित्रकला से रिलेटेड है। तो ऐसी चीजें आप एक साथ पढ़िएगा, पिथौरा चित्रकला कहाँ से संबंधित है, आपके कलाकार को क्या कहते हैं, उसके अलावा अभी किसको पद्मश्री मिला है ना।
तो भील हो गया आपका किससे, पत्थर पे चित्रकारी से रिलेटेड। फिर आता है बत्तीसी बावड़ी जो एक जल निकाय है, कहाँ स्थित है, वेयर इज बत्तीसी बावड़ी वाटर बॉडी लोकेटेड, ये आपका डबल हो गया, वाटर बॉडी लोकेटेड। तो आपका जो बत्तीसी बावड़ी है, याद रखना है आपको, यहाँ पे हम 32 बावड़ी की बात कर रहे हैं। बत्तीसी, ये बत्तीसी का आप दांत भी कर सकते हैं ना कि बत्तीसी निकाल रहे हो, तो क्यों बत्तीसी निकाल रहे हो, तो उससे भी आप कर सकते हैं रिलेट। तो यहाँ पे बत्तीसी कौन निकालते हैं, बत्तीसी, तो आपको बत्तीसी से रिलेट करना है, चंदेरी, मांडू, ओरछा, दतिया। तो ये हो गया आपका चंदेरी। बत्तीसी बावड़ी कहाँ पे मिलेगी आपको, चंदेरी में मिलेगी। और चंदेरी को आप सबसे अच्छा कैसे याद कर सकते हैं, बाबर और मेदिनी राय के युद्ध से, कि जब 1528 में युद्ध हुआ, बहुत सारी जो महिलाएं थी, मतलब मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जो जौहर माना जाता है वो है आपका कौन सा, चंदेरी में। तो वहां पे जब जौहर किया तो आपको वहां पे जौहर कुंड मिलेगा। उसके अलावा चंदेरी का किला ऑब्वियसली चंदेरी में मिलेगा। उसके अलावा क्या मिलेगा, जौहर कुंड के अलावा आपको मिलेगा वहां पे नौखंडा महल। नौखंडा महल 9 खंड कर दिए थे जब बाबर आया और उसने मतलब तहस नहस कर दिया, तो 9 खंड कर दिए थे चंदेरी के। आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि 9 खंड कर दिए थे चंदेरी के। उसके अलावा हवा महल, वहां पे हवा महल मिलेगा। तो चंदेरी की साड़ी जो होती है ना आपकी जीआई टैग में शामिल है, उसको रिलेट करना है हवा महल से। चंदेरी हो गया, हवा हो गया, हवा महल कहाँ हो गया, चंदेरी में। उसके अलावा क्या मिलेगा आपको, बत्तीसी बावड़ी तो मिलेगी ही, जौहर कुंड, और यहाँ पे आपको खूनी दरवाजा भी मिलेगा। खूनी दरवाजा, अब देखिए खूनी जो है, खूनी दरवाजा, सीधी बात है, इतने सारे महिलाओं ने, राजपूत रानियों ने जौहर किया, तो खूनी दरवाजा तो होगा ही वहां पे। तो खूनी दरवाजा, उसके अलावा नौखंडा महल, 9 खंड कर दिए थे बाबर ने। उसके अलावा बत्तीसी बावड़ी, उसके अलावा आपका हवा महल, ये सारी चीजें आपको चंदेरी में मिलेंगी। ठीक है, तो याद रखिएगा चंदेरी हो गया। ठीक है, चंदेरी, बत्तीसी। अब बत्तीसी भी जो है, चंदेरी की साड़ी वाड़ी जब पहन लेते हैं तो बत्तीसी बहुत निकलती है क्योंकि अच्छे दिख रहे होते हैं, तो बत्तीसी निकाली। जौहर किया था बहुत सारी रानियों ने, ये आपको याद ही रहेगा। जौहर के कारण आप फिर खूनी दरवाजा भी रिलेट कर सकते हैं, तो वहां पे खूनी दरवाजा भी है। बाबर ने 9 खंड किए थे, आप इससे भी रिलेट कर सकते हैं। और जब चंदेरी की साड़ी पहन ली, बत्तीसी निकाल रहे हैं, और हवा में जब वो साड़ी उड़ती है तो बहुत अच्छी लगती है, तो आप हवा महल भी रिलेट कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपकी रिलेटेड हो गई किससे, चंदेरी से। नेक्स्ट देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात मध्य प्रदेश के लिंगानुपात से कम है। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, सेक्स रेशियो ऑफ इंडिया इज लेस देन सेक्स रेशियो ऑफ मध्य प्रदेश। फिर 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश का लिंगानुपात 931 है। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, सेक्स रेशियो ऑफ मध्य प्रदेश इज 931। अब आपको बताना है, देखिए अभी तक आपको ये लग रहा था कि अब जब सेंसस या जनगणना पढ़ते हैं तो आपको सिर्फ टॉप के जिले पढ़ने होते हैं, सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ पे है, सबसे कम जनसंख्या कहाँ पे है। लेकिन वो भ्रम आपका टूट गया जब आपने देखा कि यार 1 नहीं 2 नहीं, कम से कम आपको 3 जिले पता होने चाहिए। सबसे कम में भी 3 जिले, सबसे ज्यादा में भी 3 जिले। तो ऐसा क्वेश्चन आपने देख लिया। तो यही चीजें आपको देख के फिर ट्रेंड पकड़नी है कि कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब एक नया क्वेश्चन जो हो सकता है वो ये हो सकता है कि आपका मध्य प्रदेश का जितना भी है डेटा, वो किससे कंपेयर करे, भारत से करे। तो मैं आपको पहले ही क्वेश्चन बता रही हूं ऐसे वाले कि आपको हर एक डेटा, चाहे वो लिंगानुपात हो, जनसंख्या हो, मतलब सेक्स रेशियो हो, पॉपुलेशन हो, उसको भारत से भी कंपेयर करके चलना है। तो आपका जो भारत का लिंगानुपात है, यहाँ पे पूछा हुआ है जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात मध्य प्रदेश के लिंगानुपात से कम है, तो ये आपका बिल्कुल गलत है। भारत का अधिक है, जो आपका मध्य प्रदेश है उसका है 931, भारत का 943। तो यहाँ पे आपका जो 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश का लिंगानुपात 931 है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, पहला वाला आपका गलत हो गया। सत्य कथन बताना है तो ये हो गया आपका केवल 2। तो ये जरूर याद रखिएगा कि जो आप डेटा पढ़े उसको मध्य प्रदेश को भारत से रिलेट करते हुए चले। साथ ही साथ सिर्फ एक जिला ना पढ़े टॉप वाला, उसके साथ साथ 2 से 3 जिले आप पढ़ते हुए चले, क्योंकि अब ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और वैसे भी पीएससी भी देख रहा है कि अब 2011 से जो बच्चे बहुत पुराने हैं वो रटते आ रहे हैं, अभी तक नया डेटा नहीं आया, तो उन्हें तो टॉप का तो याद ही हो गया होगा। तो हमें कुछ कठिन पूछना चाहिए। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनता है, आपका जनगणना वाला पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको बहुत अच्छे से पढ़ें, गलत नहीं होने चाहिए वहां से क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा इसके अलावा याद रखिएगा कि आपका नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 ये आ चुका है,
और मैं ये क्यों बता रही हूँ, क्योंकि इसमें मध्य प्रदेश ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है। मध्य प्रदेश में अभी जब हम लिंगानुपात की बात करें, जो आपका सेक्स रेशियो है वो आपके नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के हिसाब से कितना हो गया है, ये हो गया है 970। देखिए 931, मतलब इसके हिसाब से तो पहले जितना भी रहा होगा बढ़ के कितना हो गया है, 970 हो गया। तो कितना ज्यादा वृद्धि हुआ है, हम सिर्फ 30 कम है 1000 पहुंचने के। और अगर हम मैक्सिमम की बात करें, आप सोचिए मैक्सिमम सेक्स रेशियो कितना हो सकता है, सर्वाधिक लिंगानुपात, मतलब अभी तक हम पढ़ते थे बालाघाट 1021 था 2011 की जनगणना के अनुसार। लेकिन नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5, जो आपका फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के हिसाब से नया डेटा आया है, तो यहाँ पे मैक्सिमम सेक्स रेशियो किस जिले का है, ये है सिवनी का, हमारी शिवानी, जिसके घर में सर्वाधिक लड़कियां हैं। तो आप सोचिए कितनी मैक्सिमम हो सकती हैं, आप जितना भी सोचेंगे उससे कहीं ज्यादा है। कितनी है, 1089, एक कम 90, मतलब लड़कियां 2000 के करीब पहुंची जा रही हैं। 89 लड़कियां जो हैं सिवनी में वो ज्यादा हैं लड़कों से। याद रखिएगा, इतना हमारा जो लिंगानुपात है आगे निकल चुका है। साथ ही साथ मतलब उसमें बहुत सारे ऐसे डेटा हैं जो आपको एटलीस्ट एक बार पढ़ने चाहिए। जैसे हम पूरे भारत का जो लिंगानुपात है सेक्स रेशियो, वो 1.1% से इंक्रीज हुआ है, मतलब सुधरा है। लेकिन मध्य प्रदेश का लगभग 3% के साथ सुधरा है। मतलब आप सोचिए कि पहले 931 था तो अब 970 हो गया। हम मैक्सिमम बात कर रहे थे 1021 बालाघाट, लेकिन शिवानी उससे आगे निकल गई है, 1089, 89 पहुंच गया है। तो जरूर उसका डेटा एक बार देखिएगा, क्योंकि पूछ सकता है। अभी 2021 का तो कुछ डेटा आया नहीं है, नया डेटा, तो ये पूछ सकता है आपका नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 से रिलेटेड फैक्ट। ठीक है, क्योंकि मध्य प्रदेश ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है इसलिए। नेक्स्ट देखिए, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला संभाग जबलपुर है। द डिवीजन विथ मैक्सिमम एरिया इज जबलपुर। जबलपुर संभाग में कुल 9 जिले आते हैं। देयर आर टोटल 9 डिस्ट्रिक्ट्स इन जबलपुर डिवीजन। अब आपको बताना है सत्य कथन। तो ये सिंपल क्वेश्चन मैंने रखा है। आपको भी पता है कि जबलपुर डिवीजन में जबलपुर पहले कितने थे, तो 8 जिले हुआ करते थे। अब 9वां जिला कौन सा हो गया है, पांढुर्ना। ठीक है, ये हो गया आपका पांढुर्ना, जिसकी वजह से अब टोटल 9 जिले हो गए। क्षेत्रफल के हिसाब से देखें, क्षेत्रफल में आपका संभाग कौन सा सबसे बड़ा है, तो ये है जबलपुर। तो सत्य कथन में आपका हो गया 1 और 2 दोनों। ठीक है, दोनों सही है। आपको भी पता है कि जितने भी आपके नए जिले आए हैं उनकी वजह से कुछ चीजें बदल गई हैं। जैसे रीवा संभाग में आपके 2 नए जिले ऐड हो गए हैं, साथ ही साथ आपके जबलपुर में 1 जिला ऐड हो गया है। साथ ही साथ जितने भी जिले मध्य प्रदेश के उत्तर प्रदेश या महाराष्ट्र के साथ बाउंड्री शेयर करते थे, उनकी संख्या में बढ़ोतरी हो गई है। जैसे मऊगंज हो गया यूपी से, पांढुर्ना हो गया महाराष्ट्र से। तो जो नंबर आपने पहले याद कर रखा होगा उसमें +1 कर लीजिएगा। साथ ही साथ एक चीज ये जरूर याद रखिएगा कि हम हमेशा ये पढ़ते हैं कि कौन सा जिला किस राज्य के साथ बाउंड्री शेयर करता है। पढ़ते हैं ना कि जैसे आपका जो मुरैना है, मुरैना राजस्थान और उत्तर प्रदेश दोनों के साथ बाउंड्री शेयर करता है। लेकिन ये भी हो सकता है कि कभी ऐसा क्वेश्चन पूछ ले कि कौन सा संभाग जो है वो, जैसे जबलपुर के बारे में ही पूछ ले कि जबलपुर संभाग जो है वो कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। तो इन सब चीजों के लिए आपको लोकेशन, हर एक जिले की, हर एक संभाग कितना एरिया कवर करता है, ये जरूर पता होना चाहिए। उसके लिए आप मध्य प्रदेश का मैप जरूर अच्छे से याद रखिएगा। मेरा एक वीडियो है मैप का, जिसमें मैंने बहुत अच्छे तरीके से हर एक चीज लोकेशन के साथ याद करवाई है। जरूर देखिएगा उसको, आपको बहुत फायदा मिलेगा और वो बहुत जरूरी भी है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट हो गया, प्रदेश की कुल जनजाति जनसंख्या का कितने प्रतिशत गोंड जनजाति उपस्थित है। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ गोंड ट्राइब इन टोटल ट्राइबल पॉपुलेशन ऑफ मध्य प्रदेश। हम टोटल देखते हैं 21% है लगभग, उसमें से भी भील सबसे ज्यादा है, फिर गोंड है। हमें यहाँ पे पूछा हुआ है कि गोंड जनजाति का प्रतिशत कितना है, 30, 31, 32, 33। याद रखिएगा ये आपका है लगभग 33.3%। ठीक है, किसका है ये, गोंड जनजाति का है। गोंड का कितना हो गया, 33 है गोंड का। लेकिन हम बात करें भील का ऑब्वियसली इससे ज्यादा होगा। तो ये लगभग कितना है, ये है आपका लगभग 37%। ठीक है, 3 कम 40, तो 37% जो है, 37% आ रहे हैं भील जनजाति के, 33% बस पास हो रहा है आपका कौन, गोंड जनजाति। तो गोंड जनजाति उतना ही जनसंख्या है जितने में वो पास हो जाए, तो इसके 33% आ रहे हैं। भील जनजाति के 37% आ रहे हैं। ठीक है, 3 कम 40, तो 37% के पास जा रहा है आपका भील जनजाति। आप ऐसे रिलेट करके याद कर सकते हैं।
नेक्स्ट हो गया आपका भरथरी लोकगीत का संबंध किस क्षेत्र से है? भरथरी फोक डांस ऑफ फोक सॉन्ग ऑफ विच एरिया? सबसे पहले तो यही दिमाग में आपको क्लियर होना चाहिए कि भरथरी क्या है। भरथरी गायन है, लोक गायन, ठीक है, भरथरी गायन है। ये जो आपके उज्जैन के विक्रमादित्य उनके भाई जो थे भर्तहरि भर्तृहरि जो भी आप बोले, तो ये इनकी जो रचनाएं है ना वो हैं गीतों के फॉर्म में। तो ये है आपके भर्तृहरि। ये किस एरिया से रिलेटेड है? मैंने आपको बता ही दिया, उज्जैन किस में आएगा? मालवा में। तो भर्तृहरि या भरथरी गायन लोकगीत जो है किससे रिलेटेड है? मालवा से। मालवा से इसके अलावा आपको जैसे संजा मामूलिया, संजा गीत भी मिलेगा, संजा गीत, ठीक है, हीड़ भी मिलेगा, हीड़ गीत भी मिलेगा। तो ये आपके पहले तो ये दिमाग में कंफर्म रखिएगा कि ये लोकगीत है, लोक गायन है, लोक नाट्य है, लोक नृत्य है, ये कंफर्म होना चाहिए। तो आपके जो भर्तृहरि जी हैं लेखन का कार्य करते थे, उन्होंने जो लिखा वो हमने गाने के रूप में प्रस्तुत किया। प्रेम हो गया, विरह हो गया, अध्यात्म से रिलेटेड हो गया, तो ये आपके गाने हो गए। तो भर्तृहरि जी या भर्तहरि, भरथरी जो भी आप रिलेट करना चाहिए, भर्तहरि जी लिखते थे इसलिए उनका लिखा हुआ क्या बना? गाना बना, ठीक है। इसलिए आप दिमाग में ये बिल्कुल मत लाइएगा कि ये गायन के अलावा कुछ हो सकता है, नृत्य हो नहीं सकता, नाट्य हो नहीं सकता, ठीक है। ये हो गया भरथरी गायन। भरथरी गायन हो गया मालवा से रिलेटेड, भर्तहरि जी ने लिखा। इसके अलावा संजा, संजा मतलब शाम वाला जो टाइम हो गया आपका, संजा में गाते हैं भरथरी गायन। ऐसे आप रिलेट कर सकते हैं कि मालवा के जितने भी हैं संजा में गाते हैं। हीड़ जो हो गया मतलब हीड़ को भी साथ में रखते हैं, या हीड़ नाम का कोई व्यक्ति है जो संजा में भरथरी गायन गाता है। कहाँ? मालवा वाले इलाके में। वैसे मैं एक बार में जो लाइन बोल देती हूँ ना कि आप पूरा की पूरी लाइन एक साथ रिलेट कर सकते हैं, तो उसको जरूर ध्यान दिया करिए। हीड़ नाम का व्यक्ति है, वो संजा में क्या करता है? भरथरी गायन गाता है मालवा वाले क्षेत्र में। तो ये आपकी दो तीन चीजें, दो तीन गायन एक साथ रिलेट हो गया मालवा वाले क्षेत्र से। फिर सत्य कथन बताना है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। महेश शर्मा को झाबुआ का गांधी कहते हैं। महेश शर्मा इज नोन एज गांधी ऑफ झाबुआ। इनका संबंध हलमा अभियान से है। ही इज रिलेटेड टू हलमा कैंपेन। आपको भी पता है कि झाबुआ वाले इलाके में जो सबसे ज्यादा फेमस है वो क्या है? ये है आपका हलमा उत्सव या हलमा अभियान। तो यहाँ पे झाबुआ के गांधी, हलमा अभियान। नहीं भी पता फिर भी आपको कुछ मैच करता हुआ लग रहा है ना, तो टिक करिए कि आपका ये सही होगा। सत्य कथन हो गए आपके 1 और 2 दोनों, ठीक है। तो झाबुआ का गांधी, झाबुआ मतलब हमारी बुआ किसको गांधी मानती है? महेश को। तो एक महेश नाम का लड़का है जिसको हमारी बुआ गांधी मानती है, ठीक है। महेश को हमारी बुआ क्या मानती है? गांधी मानती है। गांधी, उनको पता नहीं था कि हमारे गांधी जी कौन थे, तो वो महेश नाम का लड़का है, उसे ही समझते हैं कि गांधी है। बचपन में कभी गांधी बन के आया होगा महेश, है ना, एक्टिंग करके। महेश शर्मा। और आपको भी पता है कि हलमा जो है उत्सव कह ले या हलमा प्रथा कह ले, वो कहाँ पे रिलेटेड है? आपकी झाबुआ अलीराजपुर वाले इलाके में। वैसे भील जनजाति से रिलेटेड है ना। तो ये आपका हलमा उत्सव हो गया या फिर हलमा प्रथा भील जनजाति से रिलेटेड। तो सीधी बात है आपके झाबुआ अलीराजपुर वाले इलाके में ही होगी। और मैं इसके पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि हलमा अभियान के अंतर्गत मतलब हलवा उत्सव बनाने के लिए हमारे जो पूर्व सीएम थे शिवराज सिंह जी, उन्होंने भी मतलब प्रमोट किया था कि हम पूरे राज्य में हलमा उत्सव बनाएंगे। झाबुआ से स्टार्ट हुआ था। तो ये हो गया आपका हलमा अभियान। था क्या? ये जल संरक्षण हो गया आपका, इन सब चीजों से रिलेटेड था कि पूरे के पूरे लोग आके एक साथ मतलब हेल्प करें आपके इसके जल संरक्षण में। तो ये सारी चीजें थी आपके हलमा अभियान से रिलेटेड। हलमा अभियान, हलमा उत्सव या हलमा प्रथा किससे रिलेटेड है? भील जनजाति से रिलेटेड है। झाबुआ अलीराजपुर वाला इलाका सबसे ज्यादा फेमस है इसके लिए, ठीक है। और आपके जो बुआ है वो समझते हैं कि महेश ही गांधी है, तो महेश शर्मा झाबुआ के गांधी हो गए। नेक्स्ट आपका मिलान करना है। एक तरफ ये आपके गोंड जनजाति के जो अलग अलग क्या है उपजातियां हैं, कोयलाभूतिस, सोलाहस, अगरिया और प्रधान। यहाँ पे है कि वो काम क्या करते हैं। तो कोयलाभूतिस क्या करता है? ये मनोरंजन का काम करता है, इंटरटेनमेंट। सोलाहस क्या है? ये आपका बढ़ई है, कारपेंटर है। फिर अगरिया तो आपने पढ़ाई होगा, ये लोहार है, आयरन स्मिथ। और प्रधान जो है वो पुजारी है। तो ये जो आपका डिवीजन है, आप जब पढ़ते हैं गोंड जनजाति का अलग अलग डिवीजन कितने भागों में डिवाइड किया गया है, तो ये आपका व्यवसाय के आधार पर इनका डिवीजन किया जाता है।
अलग अलग आधार हैं, अलग अलग बेसिस हैं। तो यहाँ पे व्यवसाय के आधार पर, बिजनेस के आधार पर हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं गोंड जनजाति को, जिसमें आता है आपका कोयला भूतिस। अच्छा, बघेलखंड वाले इलाके में कोयला मतलब आपका कोयला, जो लकड़ी जल जाती है फिर लास्ट में कोयला बचता है, तो वो जो कोयला है उसको कोयला बोलते हैं। अब हमारे यहाँ आप रिलेट कर सकते हैं कि कोयला लगा के, मतलब पूरे गाल वाल में कोयला लगा के हम क्या कर रहे हैं, मनोरंजन करने का काम कर रहे हैं। तो एक आदमी है जिसने कोयला लगा रखा है पूरे फेस में या बॉडी में, और वो मनोरंजन कर रहा है, इंटरटेनमेंट कर रहा है, तो उससे हो गया कोयला भूत, कोयला भूतिस। फिर हो गया 16 हंस। तो आपके यहाँ का जो बढ़ई है, या बढ़ई जो बढ़िया फर्नीचर वगैरह बना रहा है, वो बहुत हंस हंस के काम करता है ना, गोंड जनजाति से रिलेटेड है और बहुत हंस हंस के काम करता है। तो ये हो गया आपका बढ़ई। बढ़ई बहुत अपना काम इंजॉय कर रहा है, हंस हंस के काम करता है। अगरिया, अगरिया का तो मैंने आपको बताया ही है कि ये आग से रिलेट करना है। आग में कौन काम करेगा, आपका लोहार, लोहे का काम पड़ेगा आग वाला। प्रधान, प्रधान या आप बोल सकते हैं प्रधान। तो प्रधान कौन होगा या प्रधान कौन होगा, जो कि पुजारी होगा, पूजा पाठ का काम देखेगा, तो ये हो गया आपका पुजारी। ठीक है, प्रीस्ट हो गया। तो ये आपको बताना है। सबसे पहले आप देखिए कोयला भूतिस, तो ये हो गया 3rd नंबर, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। फिर उसके बाद हो गया कोयला 16 हंस, 4th नंबर बढ़ई, तो ये हो गया 4th, ये दोनों हो सकते हैं। फिर हो गया आपका अगरिया, अगरिया हो गया 2nd नंबर पे, तो 2nd नंबर पे, तो ये कैंसिल, ये आपका सही आंसर। ठीक है, आप जब ऐसे वाले क्वेश्चन रहे तो ऐसे सॉल्व किया करें, जिससे आपका दिमाग भी नहीं जाए दूसरे ऑप्शन में जो आप कट कर चुके हैं। ठीक है, सीधे ऐसे कट कर दिया करिए आप जब भी किसी भी कॉपी में करते हैं या किसी भी रफ में करते हैं, फिर बचे हुए पे ध्यान दिया करिए, जिससे माइंड डाइवर्ट ना हो कि कौन हो सकता है। नेक्स्ट देखिए, अच्छा, व्यवसाय के आधार के अलावा अलग अलग अगर हम करें तो यहाँ पे संपत्ति के आधार पर भी, संपत्ति के आधार पर भी डिवीजन होता है गोंड जनजाति का आधार पर। ये सारा याद रखिएगा, गोंड जनजाति से रिलेटेड है। ठीक है, संपत्ति के आधार पर एक होते हैं आपके राजगोंड, जिनके पास संपत्ति होती है, एक होते हैं धुरगोंड, जिनके पास संपत्ति नहीं होती। इसके अलावा यहाँ पे वर्ण व्यवस्था के आधार पर भी होते हैं, जैसे अपनी हिंदू धर्म की वर्ण व्यवस्था है, सेम ऐसे ही गोंडों में वर्ण व्यवस्था के आधार पर होता है। रावण वंशी हो गया, देववंशी, सूर्यवंशी, ऐसे डिवीजन होता है। तो ये सारी चीजें आप रिवीजन कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, हमें असत्य कथन बताना है, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। लहरीबाई को मिलेट क्वीन के नाम से जाना जाता है, लहरीबाई इज नोन एज मिलेट क्वीन। ये आपका क्वेश्चन लहरीबाई से संबंधित आएगा ही आएगा, अभी नहीं पूछा है, कभी ना कभी पूछ ही लेगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या बोलते हैं हम, मिलेट क्वीन, है ना, मिलेट मतलब आपका मोटा अनाज। इनका संबंध उमरिया जिले से है, शी इज रिलेटेड टू उमरिया डिस्ट्रिक्ट। ये गलत है। किस जिले से है, याद रखिएगा, वो डिंडोरी जिले से है। मैंने रिलेट करने के लिए बताया था कि वो जब भी बीज वगैरह मिलते हैं मिलेट्स के, तो क्या करती हैं, बीज भंडारण कर रही हैं। तो जब भी बीज वगैरह मिलते हैं मिलेट के, मोटे अनाज के, तो वो डोरी लेकर रखती है, उसको बांध लेती हैं और अपने पास रख लेती हैं। तो याद रखिएगा, आपकी जो लहरीबाई हैं वो डिंडोरी जिले से रिलेटेड हैं, उनको मिलेट क्वीन कह रहे हैं। ठीक है, और इनकी बात मतलब मोदी जी ने भी की, G20 में भी इनको प्रदर्शनी के लिए बुलाया गया था। तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। असत्य कथन हो गया आपका केवल 2। ठीक है, केवल 2 आपका असत्य है, ये डिंडोरी जिले से है, उमरिया से नहीं है। नेक्स्ट हो गया, निम्नलिखित में से कौन बुंदेला विद्रोह से संबंधित नहीं है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू बुंदेला रिवोल्ट। मधुकर शाह, राजा परीक्षित, शहादत खान, ढिल्लन शाह। ये आप याद रखिएगा, ये कौन है आपके, शहादत खान, क्योंकि ये 1857 की क्रांति से संबंधित हैं। और 1857 की क्रांति में कहां से लड़े थे ये, तो महू से। ठीक है, इन्होंने महू से नेतृत्व किया था, याद रखिएगा। तो महू से इन्होंने क्या दिया था, शहादत दी थी, महू से शहादत दी थी 1857 की क्रांति में। ठीक है, अब बात करते हैं मधुकर शाह की। तो ये नराहट या नरहट यहां से संबंधित थे। राजा परीक्षित जो थे आपके जैतपुर से संबंधित थे। तो ये याद रखिएगा, कभी कभी ऑप्शन में पूछ भी सकता है। नराहट मधुकर शाह आपका कब का है, ये 1842 का है, बुंदेला विद्रोह। जैतपुर के राजा परीक्षित हो गए, ढिल्लन शाह आपके हो गए मदनपुरा के। ठीक है, और ये सारे के सारे किसी न किसी मतलब ऐसा मान लीजिए धोखे के कारण पकड़े जाते हैं, फिर डेथ हो मतलब मारे जाते हैं अंग्रेजों द्वारा। तो ये याद रखिएगा, अब मतलब शहीद हो जाते हैं फिर ये आपके मधुकर शाह, राजा परीक्षित और ढिल्लन शाह। तो याद रखिएगा, ढिल्लन शाह जो है मदनपुरा के हैं, ढिल्लन शाह मदनपुरा, ये मदन और ढिल्लन को रिलेट कर सकते हैं। राजा परीक्षित
परीक्षित जो है जैतपुर के हैं, तो उनको परीक्षा में कहाँ जाना पड़ रहा है, जैतपुर जाना पड़ रहा है परीक्षा देने। मधुकर जो है वो किसके हैं, नराहट के, तो नराहट हो गया आपका मधुकर शाह से रिलेटेड। एक दो बार आप याद करेंगे, एक दो बार पढ़ेंगे तो आपको लगने लग जाएगा कि हाँ ठीक है, दिमाग में कहीं बैठ गया कोने में। अब मैं ट्रिक बता दूंगी अगर, तो पता चला थोड़ा कठिन हो जाए और आपको वो याद नहीं हो रहा। सत्य कथन बताइए, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। भीमा नायक का संबंध अंबापानी युद्ध से है। भीमा नायक इज रिलेटेड टू अंबापानी वॉर। सेकंड हो गया, सेलुलर जेल में इनकी मृत्यु हुई थी। ही डाइड इन सेलुलर जेल। बताना सत्य कथन, तो ये एक दो दोनों या कोई नहीं, तो आपके एक और दो दोनों क्या है, सत्य है। 1857 की क्रांति से रिलेटेड है और इन्होंने आपके बड़वानी वाले इलाके से नेतृत्व किया था, अंबापानी युद्ध में शामिल हुए। उसके अलावा फिर इनको वही अंडमान निकोबार वाले में सेलुलर जेल में भेजा गया था, फिर वहीं पे उनकी मृत्यु हो गई थी। इसके अपोजिट अगर टांटिया भील की बात करें तो टांटिया भील जी को जबलपुर जेल में भेजा गया, फिर उनकी समाधि जो है कहाँ पे मिलेगी आपको, पाताल पानी, इंदौर। तो बेसिक छोटी छोटी चीजें हैं, उनको याद रखिएगा, मिस्टेक नहीं हो। फिर एक तरफ गुफाएं हैं, एक तरफ आपके संबंधित जिले हैं। मृगेंद्रनाथ की जो गुफा है वो कहाँ पे है, तो ये मिलेगी आपको कहाँ पे, रायसेन में। ठीक है, मृगेंद्रनाथ रायसेन। फिर सारू और मारू मिलेंगे आपके सीहोर में। शंकराचार्य तो आपको याद ही रहेगा, ये हो गया आपके ओमकारेश्वर में। आदमगढ़ आपके मिलेंगे नर्मदापुरम में। आदम नाम का व्यक्ति है, नर्मदा जी में जाता है रोज नहाने। उसके अलावा शंकराचार्य जी ओमकारेश्वर आपको याद ही रहेगा, क्योंकि वहां पे हमने बहुत बड़ी मूर्ति भी बना दी है। तो ओमकारेश्वर, शंकराचार्य जी ओम हमेशा बोलते रहते थे। फिर सारू मारू जो है वो किससे रिलेटेड है, सीहोर से। याद रखिएगा, सारू मारू अभिलेख जो है, अभिलेख अलग है और सारू मारू गुफा जो है अलग है। अगर हम अभिलेख की बात करेंगे कि अभिलेख मतलब लिखा हुआ, तो लिखा हुआ अभिलेख जो है सारू मारू का आप क्या बना सकते हैं, मारू का आप मारना से बना सकते हैं। ठीक है, मारना, तो हमने मारा उसको और उसको हमने मारने के बाद एक लेख में लिख दिया। तो हम क्या लेख में लिखते टाइम क्या कर रहे थे, बहुत डोल के लिख रहे थे, है ना, क्योंकि हमको मजा आ रही थी। तो एक व्यक्ति को हमने मारा, फिर उसके बारे में हमने लेख लिखा और लेख लिखते टाइम हम बहुत ज्यादा डोल रहे थे क्योंकि हमें बहुत मजा आ रही थी। लेकिन जब हमने उसे मारा गुफा में ले जाकर, तो गुफा में ले जाकर हमने उसे कहाँ मारा, तो हमने उसे शहर में मारा था, गुफा में ले जाकर। तो ये हो गया सीहोर। गुफा की बात करेंगे तो सीहोर में होगा, अभिलेख की बात करेंगे तो शहडोल। ठीक है, तो जब हम लिख रहे थे तब हम डोल रहे थे, लेकिन जब हमने गुफा में ले जाके मारा था उसको, तो शहर में ले जाके गुफा में मारा था। ठीक है, बिल्कुल एकांत में, शहर में हमने एक गुफा में ले जाके मारा था। तो सारू मारू से आप रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा मृगेंद्र जो है राय बहुत देता है, तो रायसेन से रिलेट हो जाएगा आपका मृगेंद्रनाथ की गुफाएं। आप चाहें तो ये भी रिलेट कर सकते हैं कि आपका भीमबेटका जो है और मृगेंद्रनाथ सेम ही जिले में है। ठीक है, तो ये हो गया आपका मृगेंद्रनाथ राय बहुत देता है, या फिर ये अच्छा ही है कि मृगेंद्र राय बहुत देता है। नेक्स्ट हो गया आपका असत्य कथन बताना है, टेल द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। गोंड चित्रकला को मध्य प्रदेश में जीआई टैग में शामिल किया जा चुका है। गोंड पेंटिंग हैव बीन इंक्लूडेड इन जीआई टैग ऑफ मध्य प्रदेश। जोधैया बाई का संबंध गोंड चित्रकला से है। जोधैया बाई इज रिलेटेड टू गोंड पेंटिंग। अब आप जीआई टैग आपको पढ़ना जरूरी है, आपके इकोनॉमी वाले सेक्शन में है। उसके अलावा ये आपका जनजातीय व्यक्तित्व वाला है, तो ये भी आपको पढ़ना जरूरी है। तो गोंड चित्रकला जीआई टैग में शामिल है, बिल्कुल सही है, अभी 2023 में ही शामिल हुआ। उसके अलावा जोधैया बाई का संबंध जो है वो याद रखिएगा बैगा चित्रकला से है, गोंड चित्रकला से संबंधित नहीं है। ठीक है, चित्रकला जोधैया बाई का मैंने याद करवाया था कि जो आपकी जोधा अकबर है वहां से रिलेट कर सकते हैं कि जोधा जो है हमेशा एक बैग रखती है और बैग में चित्रकारी करती रहती है, तो बैगा से आपका रिलेट हो जाएगा। गोंड चित्रकला से याद रखिएगा, अगर आपको मिलेगा श्याम वर्ड, जनगढ़ श्याम, भज्जूबाई श्याम, और जैसे ननकुशिया श्याम, जापानी श्याम, जितने भी आपको श्याम वर्ड मिलेंगे, या फिर दुर्गाबाई व्याम वर्ड मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका दुर्गाबाई और ये हो गया आपका जनगढ़ श्याम या भज्जूबाई श्याम, जो भी आप चाहें। तो श्याम और व्याम वर्ड जो है वो रिलेटेड है आपकी गोंड पेंटिंग से, याद रखिएगा। ठीक है, तो गोंड पेंटिंग से याद रखिएगा आपके जनगढ़ श्याम हो गए, आपकी दुर्गाबाई व्याम जी हो गई, भज्जू भाई श्याम हो गए। जितने भी श्याम व्याम आ रहे हैं आपको सीधे टिक करना है गोंड चित्रकला। अच्छा, हर बार ये नहीं जरूरी है कि बिल्कुल यही फॉलो हो, मैक्सिमम टाइम आपको मिलेगा कि वो गोंड चित्रकला से संबंधित है। ठीक है,
यहाँ पे बताना है सत्य कथन, तो ये हो गया केवल 2। आपका दूसरा नंबर वाला जो है वो असत्य है। फिर हमें क्या करना है, 2011 की जनगणना के अनुसार उनकी जनसंख्या के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। अरेंज द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर पॉपुलेशन एज पर सेंसस ऑफ 2011। यहाँ पे हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर, आरोही बढ़ते क्रम में बताना है ना। तो पहले मतलब सबसे छोटा। अच्छा, ये आपको कंफ्यूजन तो नहीं होती ना कि जो आरोही की बात कर रहे हैं तो क्या होगा, फिर अवरोही क्या होगा। इंक्रीजिंग देख ली, इंक्रीजिंग मतलब पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ऐसे हमें बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे है इंदौर, सागर, जबलपुर। सबसे छोटा जो है वो है आपका सागर, सागर से बड़ा हो गया आपका जबलपुर, और फिर हो गया आपका इंदौर। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया सागर, मतलब आएगा आपका 2, सबसे पहले 2, तो ये कैंसिल हो गया। फिर उसके बाद आ गया आपका 3, तो 3 ये वाला आपका सही आंसर हो गया। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, आपको कम से कम 2 से 3 जिले याद होने चाहिए, चाहे वो जनसंख्या सेंसस में पूरे के पूरे, चाहे वो जनसंख्या हो, लिंगानुपात हो, आपका मतलब जनसंख्या वृद्धि हो, सब में। तो सबसे जो 3 हो गए वो हो गया, सबसे पहला है आपका इंदौर, दूसरे नंबर में है जबलपुर, तीसरे नंबर में है आपका सागर। तो ये आपके 3 क्या हो गया, जिले हो गए जनसंख्या के आधार पर। ठीक है, आई होप आपको सारी चीजें अच्छे समझ में आई होंगी। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। और ये हमारी पूरी सीरीज है, तो कंटिन्यू बने रहिएगा, आपको बहुत सारी चीजें, आपके 6 यूनिट हम रिवाइज करवाएंगे सारे के सारे। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।